नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आप सभी के मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। उस चर्चा में जोड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से। बात होगी मिशन 2024 की गालीबाज सियासत की कि आखिर किस तरह से मुद्दों के एवज में कुछ न कुछ करना है और ऐसे में चाहे लोगों का वक्त ही क्यों ना खराब हो, सियासत जारी रखनी है। आखिर सवालों के घेरे में क्यों है ममता सरकार, इस पर भी बातचीत करेंगे। और आखिर सचिन पायलट ने फिर क्यों है बगावत, छत्तीसगढ़ में क्यों मचा है सियासी बवाल। इस तरह से होंगे कई सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले क्या है इस वक्त की हेडलाइंस, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF के 11वें द्विवार्षिक नेशनल ग्रासरूट्स इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रांजिशनल नॉलेज अवार्ड्स के प्रदान। राष्ट्रपति ने कहा भारत ने नवाचार के क्षेत्र में की अभूतपूर्व प्रगति। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा स्टार्टअप के क्षेत्र में जो 70 वर्षों में नहीं हुआ वो 9 सालों में हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय अरुणाचल प्रदेश दौरे पर। गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के साथ ही 9 माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज से देश भर के चुनिंदा अस्पतालों में 2 दिवसीय मॉक ड्रिल का आयोजन। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों की तैयारियों की जा रही है समीक्षा और आकलन। अडानी मुद्दे के बाद पीएम की डिग्री को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे विपक्षी दलों की एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने निकाली हवा। अवांछित व्यापारियों से राहुल गांधी के विदेश में मुलाकात को लेकर गुलाम नबी आजाद के बयान पर भाजपा ने राहुल गांधी को घेरा। रविशंकर प्रसाद ने पूछा क्या देश विरोधी ताकतों से मिलकर देश को कमजोर और पीएम की छवि को खराब करना चाहते हैं राहुल गांधी। और पश्चिम बंगाल में हिंसा पर फैक्ट फाइंडिंग टीम का बड़ा खुलासा। एनएचआरसी के अध्यक्ष ने रामनवमी जुलूस पर हमले के लिए ममता सरकार और राज्य पुलिस को ठहराया जिम्मेदार। वहीं बीजेपी ने आदिवासी महिलाओं पर जुल्म करते हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं की तस्वीर साझा की। आदिवासी और महिला सम्मान पर उठाया सवाल। तो सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से जारी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की केंद्र सरकार की नीति और किस तरह से प्रधानमंत्री की अगुवाई में अल्पसंख्यकों के समेत सभी के लिए कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इसका एक मुजाहिरा पेश किया। रविवार को ईस्टर के मौके पर पीएम दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च गए। पीएम ने चर्च में ईस्टर की प्रेयर में हिस्सा लिया, ईसा मसीह की मूर्ति के सामने मोमबत्ती जलाई और ईसाई समुदाय के आध्यात्मिक नेताओं से मुलाकात की। चर्च के फादर फ्रांसिस स्वामीनाथन ने कहा कि हम बहुत उत्साहित हैं, पहली बार कोई प्रधानमंत्री यहां चर्च में आया है। पीएम का चर्च में जाना सबका साथ सबका विश्वास की नीति का प्रतिबिंब है कि सभी को साथ लेकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। ये अल्पसंख्यकों और ईसाइयों के साथ एकजुटता व्यक्त करने का एक तरीका है। ये एक संदेश है कि अल्पसंख्यकों और ईसाइयों के साथ सरकार एकजुट खड़ी हुई है। संदेश साफ है कि पीएम के लिए अल्पसंख्यक समुदाय उतना ही मायने रखता है जितना कोई और। अवसर समाज में लोगों के भीतर सद्भाव की भावना को और भी गहरा करे। दरअसल पीएम की अगुवाई में केंद्र सरकार ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और समग्र विकास की नीति के तहत कार्य किया है। केंद्र सरकार लगातार कई योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग को सशक्त बनाने का प्रयास करती रही है। तो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए स्पेशल योजनाएं भी रही है। मोदी सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के जरिए लगातार आर्थिक मदद पहुंचाकर धार्मिक अल्पसंख्यकों को स्वावलंबी बना रही है। NMDFC के जरिए 20 लाख अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार के लिए 7,414 करोड़ की आर्थिक मदद दी गई है। विरासत योजना के तहत कारीगरों को उपकरण, कच्चे माल और अन्य साधनों की खरीद के लिए मदद दी जाती है। अल्पसंख्यक कारीगर अधिकतम
इसके अलावा मोदी सरकार हज यात्रा पर जाने वालों के लिए भी कई सुविधाओं का इंतजाम कर रही है। लगातार इन सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। बदलते वक्त के साथ कदम ताल कर रही हैं योजनाएं। महिलाएं बिना पुरुष साथी के हज जा सकती हैं। 3 तलाक जैसी कुरीति के खिलाफ कानून बनाया गया है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, योग्यता सह साधन आधारित छात्रवृत्ति की योजना इस वक्त लागू है। सरकार ने अथक प्रयास कर सिख समुदाय के लिए करतार सिंह कॉरिडोर खोले जाने की व्यवस्था की है। उसके अलावा सिख समुदाय के जो धार्मिक नेता हैं उनके लिए भी लगातार कार्य करती रही है। समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर उनके सर्वांगीण विकास की जो यात्रा शुरू की थी वो पिछले 9 सालों से बिना रुके जारी है। और इतना ही नहीं, सरकार की बात नहीं है, बीजेपी अपने संगठन में भी अल्पसंख्यकों को तरजीह देती रही है। पंजाब से इकबाल सिंह लालपुरा बीजेपी संसदीय बोर्ड में हैं, वहीं यूपी में 4 मुस्लिम एमएलसी हैं। पार्टी केरल समेत दूसरे राज्यों में क्रिसमस और ईस्टर जैसे पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाती रही है। बीजेपी ने अल्पसंख्यकों का विरोधी होने के फेक नैरेटिव होने को ध्वस्त करते हुए त्रिपुरा और गोवा में सरकार बनाई है। तो ये जो फेक नैरेटिव था उसको ध्वस्त किया है और अल्पसंख्यकों का विश्वास जीता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राह पर चलते हुए सरकार सभी वर्गों का विश्वास अर्जित करने में सफल रही है। तो इसके साथ ही सभी का विश्वास अर्जित करने में धीरे धीरे ही सही ये सफल रही है सरकार। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च के फादर फ्रांसिस स्वामीनाथन ने पीएम के आगमन पर खुशी जाहिर की और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उनका आना एक सुबह से हमारे लिए एक बहुत ही उत्साहित मोमेंट था कि कब आएंगे और क्या होगा। और चर्च के गीत गाए थे, वो उस वक्त आंख बंद कर वो हाथ जोड़। तो ये विश्वास यूं ही नहीं डेवलप हुआ। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पद्म पुरस्कार पाए हुए शाह रशीद अहमद कादरी किस तरह से भावुक हुए थे। ये भी हम आपको दिखाते हैं कि शाह रशीद अहमद कादरी जिन्हें हाल ही में पद्म पुरस्कार मिला, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें गलत साबित कर दिया। जब भाजपा की सरकार बनी तो उन्होंने आशा छोड़ दी थी कि पद्म पुरस्कार उन्हें मिलेगा, लेकिन पीएम ने उनको गलत साबित कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं वो चर्चा। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया। हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है। कलर फोटोज है, इसके अंदर एक 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती। मगर मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित कि जो पिछले कुछ वर्षों में एक जो फेक नैरेटिव बना हुआ था ये ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी क्या वजह आप साफ देख रहे हैं? क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था या ये समझा जाता था कि बीजेपी जो है अल्पसंख्यकों की विरोधी, और कम से कम शायद अल्पसंख्यकों के मन में ये बात थी, लेकिन अब वो बात धीरे धीरे उनके नहीं, मैं ये कहूंगा निखिल, ये जीतते रहे। ये फेक नैरेटिव 2014 में भी ध्वस्त हुआ जब मोदी को एक खास समुदाय, खास वर्ग का नेता बताने की कोशिश की गई, लेकिन वो पूरे देश ने उसको नकार दिया, उस फेक नैरेटिव को। 2019 में उससे भी ज्यादा बड़े मत से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन के आया तो उस बार भी उस फेक नैरेटिव पर एक बड़ा प्रहार देश की जनता ने किया। तो निश्चित संविधान से गाइड होते हैं, देश के जो इथोस है, देश की जो परंपरा है, कल्चर है, वसुधैव कुटुंबकम की बात, और जो सबका साथ, सबका विकास और सबके भरोसे की जो बात है, तो वो उनके एक तरह से रूट में है। और वो लगातार, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो या प्रधानमंत्री के तौर पर, सब लोगों तक ये सुविधाएं जो सरकार के कार्यक्रम पहुंचाने की बात है उन्होंने पहुंचाया है, और उसकी वजह से हमेशा और बार बार ये फेक नैरेटिव ध्वस्त हुआ है। निखिल जी बिल्कुल। चाहे वो हज यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने की बात हो, चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर की बात हो, या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, या जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो केरल से लेकर पूरे देश में जब ईस्टर और क्रिसमस की खुशियां मनाते हैं, क्या संदेश जाता है? प्रधानमंत्री जब चर्च जाते हैं, क्या संदेश जाता है देश और दुनिया में इसके संदर्भ में? बिल्कुल दिख सकती है, लेकिन वो जब प्रधानमंत्री हैं तो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सभी वर्गों का, सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो चाहते हैं, वो उनकी प्रार्थना रहती है, वो चाहे किसी भी समुदाय के
स्थलों पर जाए तो उनकी प्रार्थना देश की कामयाबी की, सभी समुदाय के लोगों के शांति और विकास की वो कामना करते हैं। और हमने कल तस्वीरों में भी देखा जिस तरह से वो आंख बंद करके देश के कल्याण के लिए, देश के लोगों के कल्याण के लिए, और वो जो कहते हैं कि पल पल उनका समर्पित है, तो वो उन्होंने दिए हैं 45 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट जो खोल के दिए हैं। तो वो जो इंक्लूसिवनेस है उनके हर कार्यक्रम में नजर आता है। और अल्पसंख्यकों के लिए खासतौर पर आप अपने आंकड़े भी दिए, आप देखिए अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के जरिए जो 20 लाख से ज्यादा लोगों को लोन मिला है, 4 करोड़ से ज्यादा फ्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 55 लाख से ज्यादा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब पहले जो इसमें जो फर्जी अकाउंट होते थे, आज वो सीधे डायरेक्ट डीबीटी के जरिए जो बच्चों के खाते में जा रहे हैं। तो जो अल्पसंख्यक महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों का ही परिणाम आप कह सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये बार बार रिफ्लेक्ट होता है जब चुनाव होते हैं, चाहे देश के किसी भी राज्य में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी बहुत आए थे उन सीटों पर, तो वहां भी जी निश्चित तौर पर एक बहुत शॉर्ट पे आपसे समझना चाहेंगे कि सिर्फ इसके राजनीतिक मायने नहीं है, जो सोशल फैब्रिक जब देश में कहा जाता है, जब सांप्रदायिक सद्भाव की बात कही जाती है, यह संदेश बहुत गहरा जाता है। बिल्कुल, देखिए ना, आप गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री बने, वहां के सांप्रदायिक दंगे खत्म हो गए। तो वो इस तरह की चीजों के प्रति जो उनका जो जीरो टॉलरेंस है, और वो जो कानून का राज स्थापित हो, सब लोगों को समान अवसर मिले, सब लोगों को सरकार की योजनाएं सब लोगों तक पहुंचे बिना किसी भेदभाव के, वो करते हैं, उसकी वजह से ये तमाम चीजें मुमकिन होती है। और निश्चित तौर पर जो तुष्टीकरण की जो लोग राजनीति करते हैं, तो उसकी वजह से वो बीते 9 वर्षों में जरूर अलग थलग पड़े हैं। उसकी बार बार जरूर कोशिश होती रहती है, लेकिन वो कोशिशें उनकी अब तक तो कामयाब जरूर नहीं हो पाई हैं। जी निश्चित तौर पर कामयाब करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे दूसरे तरह की, जिसको कहती पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ने कई बार अपने हाथ डुबोए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों डिग्री पॉलिटिक्स को लेकर काफी हमलावर हैं। शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाती है, यानी कि आपकी असल डिग्री आपका अपना व्यवहार है। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम के डिग्री मामले में सीएम केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। उनको दंड मंत्री अरविंद केजरीवाल अदालत के फैसले को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं और इसलिए वो सड़कों पर उतरे हैं। दिल्ली में केजरीवाल के मंत्रियों ने डिग्री दिखाओ कैंपेन शुरू करके इस मामले को ज्यादा धार देने की कोशिश की है। डिग्री दिखाओ कैंपेन, ऐसा करके आम आदमी पार्टी के नेता क्या भ्रष्टाचार में गिरफ्तार अपने मंत्रियों की चर्चा से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। विपक्ष की एकता में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर जहां कांग्रेस पीएम मोदी पर हमलावर है, मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की चिट्ठी का प्रचार कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो उनकी चिट्ठी है देखिए किस तरह से, लेकिन वो आज भी उन्हें कट्टर ईमानदार की डिग्री दे रहे हैं। इतने समय हो गए और उनके ऊपर तमाम चार्जेस लगे हैं, लेकिन उनको वो कट्टर ईमानदार बताते रहे हैं। उधर पीएम मोदी पर गैर सियासी हमले को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने नेताओं को 2 टूक कहा है। शरद पवार ने खरी खरी सुनाई है और शरद पवार ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये नेता अपना और लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं इस तरह के मुद्दों को उठा करके, चाहे वो जेपीसी की जांच हो या डिग्री की, नहीं मिल पा रहा है, या फिर विपक्ष अपनी भूमिका के लिए संघर्ष में गालीबाज नेताओं की तूती बोल रही है। तो यह भी समझने की जरूरत है कि अपने एजेंडे हैं लोगों के और कई बार अपने आप को आगे दिखाने के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और असली विपक्ष हम ही हैं, यह भी करने के लिए कई बार कैंपेन चलाए जा रहे हैं। आम आदमी और दिखाएंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुजा कपूर जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, और उसके साथ ही साथ संजीव कौशिक जुड़ेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ में, और विनोद मिश्रा जो कि हमारे संपादकीय सलाहकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनोद मिश्रा के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। विनोद जी, किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं, क्योंकि जो इसको कहना चाहिए दर्शाता है कि आपके पास मुद्दों की कमी है। 25,000 का जुर्माना लगाया था
कि एक जो रिप्रेजेंटेटिव है, आप लोगों के उम्मीदवार हैं, वो अपनी सारी डिग्री से लेके अपने बारे में। कौशिक भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कौशिक भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक भी माने जाते हैं। ये किस तरह का, संजीव जी, ये जो एक कैंपेन चलाया जा रहा है डिग्री दिखाओ, इससे आम लोगों को फायदा क्या होगा, और क्या इसको ये क्यों न माना जाए कि जब कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर पड़ता है, और उसमें आप तमाम वो सारी चीजें जानकारी जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं वो देनी होती है और लोग देते भी हैं, तो इसमें कोई बात नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री के डिग्री पर यदि सुनते हैं और कोई यदि जानना चाहता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं और उसके लिए यदि वो दाखिल करता है, तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप कोर्ट तक चले जाते हैं और जुर्माना तक लगा देते हैं। सवाल ये है कि डिग्री पे नहीं है, लेकिन जो डिग्री बताई जा रही है, क्या उस डिग्री में ऑथेंटिकेशन है, क्या उसे सत्यापित किया जा सकता है, और यदि किसी ने कहा सत्यापित करके अदालत को गलत साबित करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या डिग्री आज मुद्दा है, क्या डिग्री मुद्दा हो सकता है? या जनता की जो समस्या है, आपके ही जो साथी है शरद पवार वही कह रहे हैं कि डिग्री और जेपीसी जैसी चीजें मुद्दा नहीं हो सकती। देखिए, देश के बहुत बड़े नेता हैं शरद पवार जी, उनकी अपनी सोच है, समझ है, और अपनी राजनीति की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और राजनीति की अपना एक लाइन भी है, तो वो उस लाइन के आगे चल रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। उस कॉलेज में आपके लिए उसके लिए कैंपेन चलाने की जरूरत है। चलिए, आपकी बात समझ गए। आपने कुछ बातें कही कि अगर कोई अपना एजेंडा चलाता है तो वो उसका अपना एजेंडा है, उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। शरद पवार के लिए आपने कहा, यही बात अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी कही जा रही है। फिलहाल हम इस चर्चा में बीजेपी की प्रवक्ता को शामिल करेंगे, अनुजा कपूर को। अनुजा कपूर, किस तरह से देखती हैं कि दरअसल ये महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, क्योंकि अब तो शरद पवार भी कह रहे हैं कि जेपीसी और जो डिग्री है उसकी जानने के बजाय अगर कोई दूसरे मुद्दे हैं तो वो उठाए जाने चाहिए, विपक्ष का कर्तव्य वो है। मैं आप सबको सिर्फ एक चीज सुनाना चाहती हूँ। जिसने कम शिक्षा प्राप्त की जी की एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन दिया तो वो कितने बेनिफिट। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले उनको जरूरत नहीं है किसी प्राइम मिनिस्टर को अपनी डिग्री को हासिल करने की जरूरत दिखाने की जरूरत नहीं है। ये यही तो है इनका प्रॉब्लम, ऑड डे और इवन डे। क्या होता है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी है अरविंद केजरीवाल जी की कि ये अचानक से, मुझे नहीं मालूम कि मानसिक संतुलन ठीक है या नहीं, क्योंकि इनको अचानक बैठे बैठे इनको अचानक से ज्ञात हो जाता है कि आज इस मुद्दे पे हम बात करेंगे, आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक मुद्दे ढूंढ रहे हैं। आपको भी मालूम है, जब सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको इस बात का चांदना दे दिया, इनको इस बात के बारे में बता दिया कि इनको 25,000 के जुर्माना लगा दिया। तो देखिए, इनको इस बात को समझना चाहिए कि डेवलपमेंट की बात करनी है आपको भी जब सत्ता में लाया गया था, आपकी डिग्री देख के नहीं लाया गया था, ठीक है? तो आपने सीएम भगवत मान को जो आपने सीएम बनाया है, उनकी डिग्री क्या है? 12वीं पास। हाँ? आपके 2 एमएलए हैं, आपके एमएलए हैं वो 8वीं पास, एमएलए हैं वो 10वीं पास, 13 आपके एमएलए हैं जो 12वीं पास। आपको अच्छा लगता है इस तरह की बातें करना? आपने आईआरएस से कर आए, पढ़ाई कर आए, तो आपको देखिए आपने क्या किया आज तक दिल्ली के अंदर। आप तो कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन से आप भी वैसे ही दिख रहे हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई आप बात करते हैं। अरे महात्मा गांधी जी, उनकी किसी ने डिग्री पूछी? वो हालांकि लॉ से ग्रेजुएट नहीं थे, उनको सिर्फ प्रैक्टिस करने का दिया गया था। बट फिलहाल ये बहुत बड़ी बेइज्जती होगी महात्मा गांधी के लिए, जिन्होंने पूरे देश को एकजुट कर दिया। आज ये अपने मुंह से खुद कहते हैं, इनको पता ही नहीं है। आपको मैं वही बता रही हूँ, अक्सर जाके आप लोग को शायद वही बात है, ये आपके अरे कमाल कर रहे हैं आप। मैं आपको यही बात बता रही हूँ। और उसके बाद आप देखिए, आपके खुद के अंदर एक-एक करके बोलिए, संजीव जी उनको खत्म कर लेने दीजिए। संजीव जी आपके पास आएंगे। थैंक यू।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनको आदत है, इनको यही सिखाया गया, तभी तो इनके आका कोई नहीं, अनुजा जी आप अपनी बात खत्म करिए। अनुजा जी खत्म करिए जी। हाँ, जी तो सबसे बड़ी बात क्या है, अब यही देखिए, यही जो मैं आपको दिखा रही थी उसके अंदर वो कह रहे थे, क्या मैंने कभी अन्ना हजारे जी की डिग्री मांगी? ये खुद ही जो मैं आपको दिखा रही थी उसमें यही था, क्या अन्ना हजारे की डिग्री मांगी? कि जब आप धरना में बैठे थे तो आपके से किसी ने आपकी डिग्री मांगी? धरना, अन्ना हजारे, महात्मा गांधी, इलेक्शन बोर्ड, क्या डेवलपमेंट की बात करनी, ये सब चीजें, ये मुद्दे हैं। और आपको मुद्दों पे बात करने के लिए क्या जी भाई, ये मुद्दा उठाए बिना काम नहीं चलेगा क्या? या आपको नहीं लगता कि जो तमाम सारे लोग हैं उनका ये समय जाया करना है? ये लोगों के साथ एक तरह से कहीं ना कहीं ये राजनीतिक ठगी अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। निखिल, जिस पार्टी के एक मंत्री या एक विधायक को फर्जी डिग्री पे बनता है कि वो लोगों के बीच में अपने आप अपनी डिग्री दिखाए, ये छुपाने की नौबत आ गई। इससे संशय की स्थिति बढ़ती है और उससे छवि खराब होती है। नहीं, छुपाने की नौबत कहाँ आई? इसी अब आप समझिए, देखिए बात यह है कि दरअसल इसको मांगने के लिए इसको मांगने के लिए आप कोर्ट तक गए, कोर्ट तक ने कहा कि भाई आप ये क्यों दूसरों का समय खराब कर रहे हैं? 25,000 का जुर्माना लगाया, जुर्माना भी सजा है, जुर्माना भी सजा है। निखिल जी एक बात सुनिए, संजीव भाई एक बात बताइए, संजीव भाई आप ये बात बताइए, आप तो खुद वकील हैं, वकालत करना जानती हैं, कोर्ट के आदेश पे कोई हैसियत नहीं रखते हैं, इसमें कोई भी हम विवाद पैदा नहीं करना चाहते हैं, आदर है। चलिए मैं विनोद जी के पास जा रहा हूँ। किस तरीके से चलिए मैं अनुजा जी के पास और उनके पास आऊंगा। पहले आप दोनों लोग शांत हो जाइए। चलिए एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। निखिल, विनोद जी के पास आ रहा हूँ। विनोद जी बता रहा हूँ, संजीव तो ये आपका घमंड बेकार की है। ये डिग्री जो है किसी की भी, हमारी, आपकी या अरविंद केजरीवाल की, वो एक रसीद है जो आपके पुरखों ने, आपके पेरेंट्स ने आप पे खर्चा किया है, वो उसकी एक रसीद है। शिक्षा आपने क्या ली है, डिग्री आपने क्या ली है, वो आपका व्यक्तित्व है जी, जो आप सामने के साथ बात करते हैं, आप लोगों से डील करते हैं। असली और एक अच्छा व्यक्तित्व का आदमी अगर वो दूसरे का सम्मान नहीं दे पाता है, वो गालीबाज की सियासत कर रहा है, तो क्या आप उसको डिग्री मानेंगे? इसका मतलब सीधा है कि आप उस डिग्री को भी कलंकित कर रहे हैं, जो इस बात को गुमान कर रहे हैं कि हमारे पास सबसे बड़ी डिग्री है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, इसका जवाब दे कि अभी जो विपक्ष की एकता की मुहिम चल रही है, उसकी अगुवाई, संजीव जी आप सुन लीजिए, संजीव जी आ रहे हैं, एक मिनट। जो विपक्ष की एकता की मुहिम चल रही है उसमें आप देखिए कि सारी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से एजेंडे को लेकर आगे कोशिश की है। ममता बनर्जी का अपना एक मोर्चा है, केसीआर ने भी अपना बीआरएस बना के अपनी को ये कोशिश की है, उनका भी एक एजेंडा है। इसके बाद आप देखिए अभी साउथ में स्टालिन ने किया था, वो सारे विपक्ष के लीडर को बुला के सामाजिक न्याय का वो पहला अधिवेशन किया था, उनकी भी अपनी ये एक है। तो क्या इस छटपटाहट में कि केजरीवाल को कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं, उनका भी एक दावा है कि गुजरात के बाद वो भी एक नेशनल पार्टी होने का दावा करते हैं, तो क्या इसके बजाय में आप पीएम को गाली देते हुए अपने को एक बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? ये लाइन जो आप खींच रहे हैं, सवाल का जवाब, ये लाइन खींचने के लिए आपको समय बहुत कम रह गया हमारे पास। संजीव जी से इसका जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, दरअसल मैं इसी पर आ रहा था जो विनोद जी ने सवाल उठाए कि मुद्दों की कमी और अपने आप को बताने की एक छटपटाहट के साथ साथ हमको भी देख लीजिए, मैं भी जो इसको कहते हैं कि मेन लाइन का पॉलिटिशियन हूं और विपक्ष में मुझे भी देखा जाए, क्या इस बात की छटपटाहट है? पहली बात तो यह है कि उन लोगों के लिए ये साफ मैं बता दूं कि भारत के इतिहास में ये पार्टी है जो 2 स्टेट में पहले सरकार बनाती है और उसके बाद में उसको राष्ट्रीय पार्टी होने का तमगा मिलता है, और वो भी मोदी के गृह राज्य। तो ये रिकॉर्ड को ध्यान में रखा, पिछले 8 सालों की बात की जा रही है। पिछले 8 सालों में 2 स्टेट में सरकार ही नहीं बनी है, बल्कि आपने देखा कि पिछले बार जब 3 जगहों के चुनाव हुए, 2 जगहों से भारतीय पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया और एक जगह पे भारतीय जनता पार्टी अपना पदस्थापित रही। वो भी किस वजह से रही वो सारे लोग जानते हैं, गुजरात पे किस तरह की चाल। ये कह रहा हूँ कम समय में ये पार्टी को लोगों ने जितना नहीं, पार्टी को यदि आप हल्के में आते हैं और पार्टी जो कह रही है वो ये तय करते हैं कि विपक्षी पार्टियों का एजेंडा कौन सेट करेगा। कोई पार्टी अपना एजेंडा तय करेगी, वो कोई आदमी नहीं तय करेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करता है। निखिल जी, यानी कि आप समझ गए कि नैतिक रूप से अपराध क्या
जी 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 जी, मैं समझ गया आपकी बात। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक बड़ी पार्टी हो चुके हैं और आप अपना एजेंडा तय कर रहे हैं और इसमें किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। जी जी अनुजा जी, आप जल्दी से मैं बस एक क्विक प्रश्न रखना चाहती हूँ। क्या मोदी जी क्या अभी अभी नए नए पॉलिटिशियन बने हैं? 20 साल से हैं, तो आज अरविंद केजरीवाल को क्यों ये डिग्री देखनी है? मुझे ये बात पूछनी है। ये सवाल तो उठेगा, ये सवाल आज क्यों उठा रहे हैं आप? और दूसरी बात, 20 साल उन्होंने लगाए अपनी जान न्यौछावर करी है अपने देश के लिए, तो आज आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? 2014 में जो कपिल सिब्बल को, ए राजा को, कमलनाथ, नवीन जिंदल, मुलायम सिंह, मायावती, सुरेश कन्हैया के साथ नितिन गडकरी, सुशील, आप किस को आपने करप्ट नहीं बोला था? आज आप उनके साथ कह रहे हैं जय हो जय हो। अरे जब, और आपने क्या बोला? अरे मुद्दे से भागिए नहीं, ताना है अमित शाह, मुद्दे से भागिए नहीं, जो छोटी सी बात है इसमें छुपाने वाली मुद्दे से कोई भागने ऐसी बात नहीं है। हमारे पास आज समय नहीं है। मोदी जी आज के नहीं है, आज के पॉलिटिशियन नहीं है। मोदी जी को 20 साल हो गए सत्ता में। संजीव जी, चलिए संजीव जी ये सवाल उठेगा। संजीव जी, हाँ अनुजा जी आपकी बात समझ गए। संजीव जी ये सवाल जरूर उठेगा कि ये ठीक चुनाव से पहले ये फिर डिग्री का मुद्दा जो आप गरमा रहे हैं, तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। एक रीजन तो यह है कि अपने आप को साबित करना है, दूसरा यह भी है कि आपके पास मुद्दा नहीं है, जैसा कि शरद पवार कहते हैं। ये सारे सवाल जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं उस पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे। फिलहाल आज के लिए हमारे पास इतना ही वक्त है। हम विनोद जी आपका भी शुक्रिया, संजीव जी आपका भी शुक्रिया और अनुजा जी बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। और सवालों के घेरे में ममता बनर्जी की सरकार भी आ चुकी है। एनएचआरसी की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसने बड़ा खुलासा किया है और उसके साथ ही साथ एक बड़ा हंगामा, राजनीतिक हंगामा पश्चिम बंगाल में देखा जा सकता है। एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम का बड़ा खुलासा हुआ है। जो रामनवमी के दौरान हिंसा हुई थी उस पर फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बड़ा खुलासा किया है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के लिए ममता सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने। एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। इस टीम के चीफ रिटायर्ड जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में हुई हिंसा के पीछे सीएम ममता बनर्जी की विफलता जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सारे नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने एक के बाद एक कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने मानवाधिकार के तहत पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो ममता सरकार और पुलिस की भूमिका पर एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने सवाल खड़े किए हैं। बीते हफ्ते जब एनएचआरसी की टीम पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच करने हुगली पहुंची तो पुलिस ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। बीते हफ्ते पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में हुई रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी और बम फेंकने जैसी घटनाओं की वजह से हिंसा भड़क गई थी। उपद्रवियों ने दुकानों से लेकर कई सार्वजनिक संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया था। इतना ही नहीं, रामनवमी हिंसा में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे और इस हिंसा का बड़ा असर हुआ था। और उसके बाद इसकी जांच के लिए एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी। वहीं सुकांता मजूमदार ने ट्वीट के जरिए 3 आदिवासी महिलाओं को जमीन पर लेटकर दंडवत परिक्रमा करते हुए वीडियो साझा की है। मजूमदार का आरोप है कि आदिवासी महिलाएं बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन टीएमसी के दबंग कार्यकर्ताओं ने उनकी वापसी सुनिश्चित की, उनको टीएमसी में वापस कराया और टीएमसी में वापसी के साथ ही दंड स्वरूप इन आदिवासी महिलाओं की ये दुर्गति की गई। तो सवाल इस बात पर भी उठाए गए कि क्या जब हम आदिवासी समाज के सुरक्षा की बात करते हैं, जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब आदिवासी गौरव की बात करते हैं और इस तरह के जब दृश्य हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर मन दुखी होता है और कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल सिर्फ राजनीति के नहीं खड़े होते बल्कि सामाजिक भी खड़े होते हैं कि इस देश में जहां पर एक आदिवासी राष्ट्रपति के पद तक पहुंची हैं, वहां पर 3 महिलाओं को दंडवत उनसे एक मंदिर की परिक्रमा कराना यह कितना उचित है और क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या सरकार और खासतौर पर पश्चिम बंगाल सरकार क्या स्वयं इस पर संज्ञान लेगी? फिलहाल पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश नरसिम्हा रेड्डी जो इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के चीफ रहे हैं, उनका कहना है कि हिंसा के पीछे सीएम ममता बनर्जी की विफलता जिम्मेदार है। ये तो पूरा मालूम हो जाएगा। सेकंड क्या है, the Honorable High Court has directed deployment of the central forces at some places, sensitive places during Hanuman Jayanti celebrations. ये एक भी नहीं हुआ, उनको हिम्मत नहीं हुआ कि एक पत्थर फेंकें। क्या बात है?
डिफरेंस क्या था? That only shows that the local police establishment is hand in glove with rioters, and rioters are getting encouraged. We are not speaking about the religion also. Whoever is a rioter, he is getting encouragement from the police that if you do this, we have got protection and we can do anything whatever they want. This is not good for democracy, and we strongly condemn this. We have already prepared a report. We are going to submit to the National Human Rights Commission. Yesterday also we gave an indication on that there may be an element of national security in this, though it may appear to be a local this thing, but the way it is occurring, with the pattern, the repetition, the method, and the involvement of various agencies needs to be investigated by the NIA. Otherwise it cannot go on like this. और फैक्ट फाइंडिंग टीम की एक महिला सदस्य का कहना है कि क्या बंगाल सरकार जनता के बारे में कुछ नहीं सोचती? आप हमारी गाड़ियां रोक रहे हैं तो हम चल के चले जाएंगे। कर्फ्यू तो नहीं है ना, कहीं बंगाल में कर्फ्यू तो नहीं है। हमने कहा हम चले जाएंगे एंड वी हैव नो इंटेंशन ऑफ बीइंग अ अनलॉफुल असेंबली, वी हैव नो इंटेंशन ऑफ वायोलेटिंग द लॉ। वी विल गो इन ग्रुप्स ऑफ 2s and 3s। आई स्टार्टेड वॉकिंग अलोन, आई हैव नो प्रॉब्लम। I have come for a purpose and I must do that. I must fulfill my responsibility. आज तो यही रोक दिया गया है और हमें दुख की बात है। देखिए कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है पब्लिक को। क्या बंगाल सरकार अपनी पब्लिक के बारे में कुछ नहीं सोचती? हम जरूर बात करेंगे और हम कहीं ना कहीं से हम उम्मीद करते हैं कि और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार अशोक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपने इस पूरी खबर को फॉलो किया है, आपने अभी साउंड बाइट्स सुनी कि किस तरह से एल नरसिम्हन जो जस्टिस रहे हैं और इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चीफ हैं, उनका जो बयान है, इस अभी आपने जो उनकी महिला सदस्य थी इस टीम की, उनका भी बयान सुना कि पुलिस जिसको एस्कॉर्ट देना चाहिए, जिसको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए इस टीम को, वो उल्टा और इस टीम को रोक रही है। किस तरह से आप समझते हैं कि कितना बड़ा ब्लॉट, कितना बड़ा धक्का, ये धब्बा बल्कि कहा जाए, ये ममता बनर्जी सरकार के लिए ये साबित हो सकता है? किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए निखिल, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो अपने आप में जो है मैं कह सकता हूं कि बेहद शर्मनाक है। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ये देखिए कि ये पहला मौका नहीं है जबकि पश्चिम बंगाल में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम वहां पर जाती है और उसको जो है पीड़ित लोगों से मिलने से रोक दिया जाता है। इससे बड़ी शर्मनाक जो है बात क्या हो सकती है? मैं आपको बताऊं, ये जो आप नरसिम्हन जी की बात कर रहे हैं, जो इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन है, वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो पटना जो हाई कोर्ट है वहां के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और उनके आप शब्द सुनिए, उन्होंने कहा है, नरसिम्हन जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल का भगवान ही मालिक है। ये शब्द उन्होंने कही है। इसका मतलब आप कल्पना कीजिए कि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है। मैं उनके 2-3 जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की वो आपको बताता हूं। एक तो उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि आपको मालूम है कि वहां पर जिस तरह से हुगली और हावड़ा में जो हिंसा हुई, उसके बाद रिसड़ा में हिंसा हुई, वहां पर ट्रेन पर पथराव फेंके गए। और उन्होंने सबसे पहली बात यह कही, उन्होंने कहा कि जो उनकी पूरी टीम थी, उनकी टीम पीड़ितों से मिलने जा रही थी, उनकी टीम को पुलिस ने रोक दिया। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसने कहा कि पश्चिम बंगाल में दरअसल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जो है वो समाज में डिवीजन कर रही हैं। यह कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए, जो लोग रामनवमी मना रहे थे उनको तुम और बाकी लोगों को हम कर दिया मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा समाज को बांट दिया, तुम और हम। बोले इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि मुख्यमंत्री खुद जो है बांट रही है। दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगे कि पुलिस जो है वहां पर जब इस तरह की पथराव हो रहा था तो पुलिस वहां पर डिप्लॉय थी उसके पहले, लेकिन जैसे ही पथराव शुरू हुआ तो उसके बाद पुलिस वहां से हट जाती है, घटनास्थल से हट जाती है, पुलिस इनएक्टिव हो जाती है, पुलिस पीड़ित लोगों को जो है इंसाफ नहीं देती, उनको बचाव का काम नहीं करती। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर वही होता है जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुआ था कि जिन लोगों ने शिकायत की थी, उल्टे पुलिस जो है उन्हीं लोगों के खिलाफ एक्शन कर ले लेती है। ऐसा एक बार फिर हुआ। मैं आपको यह बता दूं, देखिए, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब जीती थी उसके बाद से सिलसिला लगातार जारी, और ये तीसरी बड़ी घटना है। आप सुनिए कि सोचिए कि जब पश्चिम बंगाल में जब चुनाव जीती थी ममता बनर्जी, उसके बाद जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम गई थी तो उस टीम पर भी हमला हुआ था। उस टीम पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया था, मानवाधिकार आयोग की टीम पर हमला किया था।
उनको लोगों से मिलने नहीं दिया था। हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में जो बाल विवाह हो रहे हैं, बच्चियों के जो विवाह हो रहे हैं, उनको लेकर के जब यहां से राष्ट्रीय बाल आयोग के जो अध्यक्ष है प्रियंक कानूनगो, जब वो वहां जाते हैं तो पुलिस ने, उनका आरोप है, प्रियंक कानूनगो का बाकायदा ट्वीट है, उन्होंने वीडियो ट्वीट किया कि वो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को पुलिस जो है कमरा बंद करके वहां पे पश्चिम बंगाल में मार रही है। उनका कमरा उनको में बंद कर दिया जाता है और उनके ऊपर पुलिस हाथ उठाती है कि आप कैसे मांग सकते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसके तहत गरीबों को आवास मिलते हैं, उस आवास में पश्चिम बंगाल में बड़े भयंकर गड़बड़ी हो रही है। 2 साल से मानवाधिकार आयोग ने बाकायदा ये चिट्ठी लिखी थी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जो लोग हैं जिनके बड़े बड़े बंगले हैं उनको आवास दे दिए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों को आवास नहीं मिल रहा। 2 साल से वो चिट्ठी पेंडिंग पड़ी है। उस चिट्ठी के ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। 500 से ज्यादा कंप्लेंट हो चुकी हैं। तो आप सोचिए कि राज्य की कानून व्यवस्था की सिचुएशन क्या है कि वहां पर कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक बात और आपकी एक बात और ऐड करना चाहेंगे। एक इशू सुकांता मजूमदार ने उठाया और एक ट्वीट किया है। 3 महिलाएं जो आदिवासी महिलाएं हैं और वो दंडवत करके एक परिक्रमा कर रही हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया था और टीएमसी के जो दबंग कार्यकर्ता है उन्होंने ऐसा करने पर मजबूर किया है। ये कितना दुखदाई है और क्या किस तरह से इसको व्यक्त करेंगे आप? देखिए निखिल, ये जो है मॉडस ऑपरेंडी है टीएमसी की। इसके पहले भी आप अगर देखेंगे तो इसके पहले भी कई महिलाओं ने, जब चुनाव हुए थे, चुनाव के समय जब विधानसभा के चुनाव थे, कई जो लोग थे, कई गांवों में लोग जो है जिन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जैसे चुनाव नतीजे आए टीएमसी के गुंडों ने उनको घेर लिया और उसके बाद जो है ऐसे वीडियो आए थे, महिलाओं को बाकायदा सरेआम गांव में अपने बाल मुंडवाने पड़े। उन्होंने अपने बाल मुंडवाए और उन्होंने कान पकड़ करके उठक बैठक महिलाओं से लगवाई गई कि वो दोबारा जो है बीजेपी में नहीं जाएंगे, टीएमसी में ही रहेंगे। और उसके बाद जो अब ये वीडियो आया इन महिलाओं को जो है दंडवत करके, तो ये मॉडस ऑपरेंडी है उनकी। इस तरह से वो दबंगई रखते हैं, इस तरह से वो लगातार लोगों को डराते हैं कि देखिए टीएमसी छोड़ी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और यही वजह है कि वो लगातार सत्ता में जो है चुनाव जीतती है। ये बड़ा कारण है। जी 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 चलिए, बहुत शुक्रिया। देश देख रहा है, इसको उम्मीद है कि इस पर जरूर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अगली खबर हमारी राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई। कांग्रेस में जो एक अंदरूनी बगावत की सुगबुगाहट है उसको लीड सचिन पायलट कर रहे हैं। सचिन पायलट की है फिर से क्या बगावत। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष की सियासी जंग अभी भी जारी है। आलाकमान से हाशिए पर धकेले जाने के खिलाफ पायलट फिर से अनशन पर जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वो अनशन करेंगे। हालांकि इशू और जो मुद्दे हैं वो चाहे कुछ भी हों, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। पार्टी उन्हें अनुशासनहीनता को लेकर नसीहत दे रही है, लेकिन वो चुनाव में अपनी बड़ी भूमिका चाहते हैं। और अशोक गहलोत और उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो जग जाहिर है। इस बार उन्होंने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सचिन पायलट गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार पर जांच को लेकर निष्क्रियता का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पार्टी इसे बगावती तेवर मान रही है। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर जांच गहलोत नहीं कर रहे हैं, जबकि पार्टी कहती है कि बगावती तेवर है। सचिन पायलट के धरने को लेकर कांग्रेस पार्टी सचेत है। उसे अंदेशा है कि एक बार फिर विधायकों के बीच संघर्ष बढ़ जाएगा। इस बीच पार्टी के प्रभारी हालात का जायजा लेने के लिए राजस्थान पहुंच गए हैं ताकि मामले को संभाला जा सके, स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। पार्टी के कई युवा नेता अपने विद्रोही तेवर दिखाकर पार्टी से अलग हो चुके हैं और ऐसा कोई पहली बार नहीं है। चुनाव से पहले पायलट के सख्त फैसले ने आलाकमान को सख्ते में डाल दिया है और आलाकमान क्या कुछ इस पर फैसला करेगा, ये देखने की बात है। सचिन पायलट का कहना है कि जब हमारी सरकार बनी थी तब भ्रष्टाचार को लेकर हमने मिलकर कई बातें कही थी, लेकिन अब तक ये काम नहीं हुए हैं और इसलिए वो अनशन पर जा रहे हैं। भ्रष्टाचार करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है। इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर 1 दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, किस तरह से देखते हैं ये जो आपस में सरफुटोवल है, ये कहा जाए कि 2 बड़े नेताओं की लड़ाई अब एक बार फिर से चुनाव से ठीक पहले सरफेस पर आई है? देखिए निखिल, इसे सिर्फ
दो बड़े नेताओं की लड़ाई के तौर पर कांग्रेस में आप नहीं देख सकते। दरअसल ये दिखाता है कि कांग्रेस के नेताओं के बीच जिन राज्यों में कांग्रेस एक वजूद रखती है, राजनीतिक वजूद रखती है, सत्ता में है या फिर सत्ता के आने की दौड़ में है, वहां पर वो अपने नेताओं के बीच एक समन्वय स्थापित नहीं कर पा रही है। यह हमने मध्य प्रदेश में देखा, और मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे और किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी सामने आई थी, और बाद में हमने देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए, केंद्र में मंत्री भी हैं। वहां पर भी ये हुआ था कि जो युवा लीडरशिप है उसे कांग्रेस पार्टी आगे नहीं करना चाहती थी। हम देख रहे हैं कर्नाटक में चुनाव का ऐलान हुआ, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच जो कसमकस, जो एक आंतरिक गुटबाजी देखने को मिल रही है। और अब राजस्थान में मुख्यमंत्री पर इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है। सचिन पायलट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पहले भी काफी विवाद हो चुका है। आप देखते हैं कि ये कोई नया विवाद नहीं है जब सचिन पायलट सीधे तौर पर या परोक्ष तौर पर अशोक गहलोत पर सवाल उठाते रहे हैं, उनके कार्यकाल पर, उनकी शैली पर। और ये एक तरह से दो धड़ों में कांग्रेस बटी नजर आती है। इसमें दो सवाल है। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो आंतरिक कलह है वो साफ तौर पर दिखती है। दूसरी बात यह है कि आला कमान की जो पकड़ है वो अपने जो क्षेत्रीय नेताओं हैं उन पर कमजोर दिखती है, राज्य दिखता है। और तीसरी बात जो ये है कि क्या कांग्रेस अपने युवा नेताओं की राजनीतिक आकांक्षाओं को जगह देने में नाकामयाब हो रही है? बिल्कुल, तीन अहम सवाल आपने उठाए हैं, तीन अहम सवाल आपने उठाए हैं। बहुत संक्षेप में ये भी जानना चाहेंगे कि जब अब इसी ढर्रे पर अगर कांग्रेस चलती रहेगी तो कम से कम अगर ताजा मामले की बात करें, कहां तक जाता दिख रहा है आपको? ये देखिए, आधा दर्जन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, जो अपने राज्यों में बड़े नेताओं ने वजूद रखते हैं। अभी गुलाम नबी आजाद ने इस मामले की परिणति क्या देख रहे हैं? क्या सियासत देख रहे हैं? तौर पर अगर सचिन पायलट ने जो सवाल उठाया है वो स्पष्ट दिखाता है कि वो अशोक गहलोत के साथ काम करने को तैयार नहीं है, या अशोक गहलोत ने उन्हें समुचित जगह नहीं दी है। तो ऐसे में ये कांग्रेस आलाकमान को फैसला करना होगा कि वो अशोक गहलोत की अगुवाई में वहां पर रहना चाहता है या फिर सचिन पायलट की अगुवाई होना। वरना ये बिल्कुल तय दिख रहा है और एक रास्ता दिख रहा है कि क्या अब लंबे समय तक एक तरह से सचिन पायलट कांग्रेस के साथ रहेंगे अगर उन्हें तवज्जो नहीं मिलेगी। जो फिलहाल देखे तो अशोक गहलोत को जितनी तवज्जो मिली है उतनी हाल फिलहाल कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सचिन पायलट को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है कांग्रेस में। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इससे बढ़े और आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ की सियासत में जो बवाल और हिंसा है उसकी बात करें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल और हिंसा जारी है। वहां पर किस तरह से ये सियासी बवाल और हिंसा हुई है इसकी भी चर्चा करेंगे और आखिर उसके क्या मायने हैं। आमतौर पर कि सिर्फ पीड़ित पक्ष को निशाना बनाया जा रहा है और इसमें जांच ठीक से नहीं की जा रही है, प्रशासनिक लापरवाही भी है और अक्षमता भी। रामनवमी में हुई हिंसा के बाद बिहार में स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन पीड़ित परिवारों के पुनर्वास को लेकर सरकार अब तक खामोश है। उधर नीतीश कुमार की सरकार इफ्तार पार्टियों में व्यस्त है। तो जो दंगा पीड़ित हैं उन तक अभी न्याय नहीं मिला है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार इफ्तार पार्टियों में व्यस्त है। विपक्ष का आरोप है कि तुष्टीकरण की सियासत में न तो राज्य सरकार पीड़ितों की सुध ले रही है और न उनकी सुरक्षा को लेकर कोई आश्वासन दे रही है। और इस पूरी खबर पर बात करें उससे पहले सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कुछ कहा है इस मामले पर। वो कहते हैं कि इसकी जांच हाईकोर्ट से कराई जाए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस्तीफा दें। हमने महामंच से बात किया और मांग किया कि ये चूंकि प्रदेश की और देश की एक आप में इतनी बड़ी घटना है कि इसकी जांच हाईकोर्ट के जज से, वर्तमान जज से जांच किए और समय सीमा पर उसकी रिपोर्ट मंगाए, ताकि आने वाले समय में पहाड़ी कोरवा जाति जो संरक्षित जाति है उसको पूर्ण सुरक्षा दिया जा सके। इस घटना की जब तक सूक्ष्म जांच नहीं होगी तब तक सरकार की पूरी असफलता सामने नहीं आएगी। सरकार पूरी तरीके से असफल है और भूपेश बघेल को जिस सरकार में 20 ट्राइब्स के 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, 1 मिनट अपने पद में रहने का अधिकार नहीं है।
तो भूपेश बघेल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। मनोज सोनोने हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा ये प्रकरण है? क्योंकि लगातार बीजेपी जो है वो कह रही है कि मुख्यमंत्री जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह की जो हिंसा है वो दरअसल कई सारे प्रश्न खड़े करती है। शनिवार को छत्तीसगढ़ के एक बेमितारा जिला है, वहाँ पे बिरनपुर गांव में ये जो दो गुटों में संघर्ष हुआ था और उसमें एक युवा की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। और इस संघर्ष में जो मृत्यु हुई थी उसको लेकर आज प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद और कई संगठनों ने आज बंद किया है। तो इसके चलते राजनीति गरमाए हुए प्रदेश में जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही के सिलसिले ये दंगा हुआ है, ये जो हिंसा हुई है प्रशासन की लापरवाही से हुई है। और इसके लिए प्रशासन के साथ साथ केंद्र राज्य की सरकार भी जिम्मेदार है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पे जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग की है। तो साथ ही दूसरा मामला जो है वो छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में बागा करके गांव है, वहां पे डुमर ग्राम में एक पहाड़ी कोरवा जाति के एक परिवार ने अपनी आत्महत्या कर ली थी, जो संरक्षित जनजाति कहा जाता है। माननीय राष्ट्रपति की दत्तक जाति भी उन्हें कहा जाती है। तो ये जनजाति के 4 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली थी। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने एक सत्य शोधन दल भी भेजा था और ये पाया कि उनको इस समुदाय को, जो जनजाति समुदाय जो पहाड़ में रहता है, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही थी। तो इसके कारण भूख की वजह से उन्होंने आत्महत्या की, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार पर लगाया है। जी, निश्चित तौर पर तो आरोप गंभीर है। आरोप ये भी है कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है वहां पर। किस तरह से देखते हैं मनोज इस पूरे जो आरोप प्रत्यारोप को? बहुत संक्षेप में बताएं आप, क्योंकि इसके राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जाएंगे। जैसे कि पता जी हाँ, जो हिंसा हुई है बेमतारा जिले में उसके काफी गंभीर परिणाम इसमें जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार को तालिबानी बनाने का आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश को तालिबान बनाने की और बना रही है और इसके चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दे और जो छत्तीसगढ़ का जो भूख के जो आत्महत्या की उसके लिए भी राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जी, निश्चित तौर पर तो जो है वो अपना जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो सत्ता में है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, जो सरकार में है उनकी जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल इस वक्त के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।